हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं जिसमें आपको आगे के एपिसोड जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिस्क्लेमर। ये चैनल कहानी स्टोरी टेलिंग पर आधारित है। सारी कहानियाँ कल्पना, लोक कथाओं और फिक्शन से प्रेरित होती हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इन्हें वास्तविक जीवन की सलाह या सच्चाई न समझें। 121 गंगशुई कैसल अस्पताल। युवाओं का एक समूह सीधे आईसीयू गहन चिकित्सा इकाई की ओर बढ़ा। तीसरे भाई, बड़े भाई फैंग। वार्ड में एक युवक तेजी से अंदर आया। जब उसने बिस्तर पर लेटे दो लोगों को देखा तो उसकी आंखें गुस्से से फैल गईं। दूसरे भाई, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। अर्जुन देव का पीला चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया था। उसने दांत पीसते हुए कहा, रोहित वर्मा को मार डालो। तुम्हें उसे खत्म करना ही होगा। चिंता मत करो। तीसरे भाई, अमित चतुर्वेदी ने अर्जुन देव को सांत्वना दी और बिस्तर पर लेटे वीर राणा की ओर देखते हुए चिंता से पूछा, बड़े भाई राणा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बस एक गंभीर चोट है। थोड़े पैसे खर्च होंगे और मैं ठीक हो जाऊंगा। वीर राणा ने खुद को सहारा देते हुए ऊपर उठाया और एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, क्या अमित ने नहीं कहा था कि तुम्हारा चतुर्वेदी परिवार जयनगर का अधिपति है? अब मैं चाहता हूं कि तुम रोहित वर्मा को मार डालो और उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। बड़े भाई राणा, तीसरे भाई, आप फिक्र न करें। मैं रोहित वर्मा को जरूर मारूंगा। अमित चतुर्वेदी ने भारी आवाज में वादा किया, लेकिन मन ही मन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। दोनों को धीरे धीरे शांत होते देख अमित ने सावधानी से कहा, लेकिन एक छोटी सी परेशानी है। परेशानी? क्या अब तुम्हें किसी को मारने में परेशानी हो रही है? वीर राणा भड़क गया और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारा क्या फायदा? तुमने अभी क्या कहा? बड़े भाई राणा, पहले शांत हो जाए। गुस्सा मत कीजिए, यह आपके शरीर के लिए बुरा है। अमित ने उसे समझाने की कोशिश की। शांत हो जाऊं? वीर राणा ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम्हारे परिवार में कोई तारा लोक स्तर का योद्धा नहीं है? क्या कोई मध्य या अंतिम चरण का योद्धा भी नहीं है? बड़े भाई राणा, मामला थोड़ा पेचीदा है। कुछ समय पहले चौथे भाई के साथ जो हुआ, उसके कारण चतुर्वेदी परिवार काफी दबाव में है। अमित ने जल्दी से सफाई दी। यशराज और वीरेंद्र ने मिलकर हथियारों की तस्करी की थी, जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को दे दी गई थी। चतुर्वेदी परिवार छोटी मोटी चालें चलने की हिम्मत तो करता था, लेकिन वे कोई बड़ा कदम उठाने से डर रहे थे। अगर वे सीमा पार करते तो जयनगर के कनिष्ठ कमांडर, जयनगर पर्वत, तुरंत उनके परिवार को घेर लेते। जयनगर का अधिपति वह तब तक था जब तक सरकार उन्हें अनदेखा कर रही थी। एक बार उनकी नज़र पड़ गई तो वे चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। क्या तुम्हारा मतलब है कि मुझे खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा? वीर राणा ने उसे ठंडी नजरों से देखा। अमित चतुर्वेदी की आंखों में चमक आए और उसने मुस्कुराते हुए कहा, चतुर्वेदी परिवार अभी वाकई लापरवाही नहीं कर सकता, लेकिन रोहित वर्मा को मारने का एक मौका है। उसे युद्ध कला सभा में जगह चाहिए, इसलिए वह मुझे चुनौती देगा। आप जानते हैं कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। मैं आपसे कहीं कमजोर हूँ। वीर राणा ने अपनी भौहें सिकुड़ी। अमित की ताकत वाकई उससे कम थी। अगर वीर राणा खुद रोहित वर्मा का मुकाबला नहीं कर पाया था तो वह अमित से उसे हराने की उम्मीद कैसे कर सकता था? तुम चाहते हो कि मैं शांति प्रदेश से किसी को बुलाऊं, और तुम्हारा परिवार इसके लिए कुछ भी भुगतान नहीं करेगा। वीर राणा ने बिस्तर के किनारे पर उंगली से थपकी दी। शांति प्रदेश से किसी को बुलाना? अगर वह शांति प्रदेश में टिक पाता तो उसे यहाँ एक जगह के लिए आने की जरूरत ही क्या थी? अमित ने हड़बड़ाहट में कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। चतुर्वेदी परिवार सारा खर्च उठाएगा। वीर राणा ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर रोहित वर्मा से निपटना है तो कम से कम तारा लोक के शुरुआती चरण का योद्धा चाहिए होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि वह बिना विरोध किए मर जाए। मैं अपने एक दोस्त के दोस्त को जानता हूं जो हाल ही में तारा लोक के मध्य चरण तक पहुंचा है। अमित के चेहरे के भाव नहीं बदले। कोई बात नहीं, खर्च के अलावा भाई राणा को कमीशन भी मिलेगा। लेकिन क्या वह दोस्त का दोस्त यहाँ आ पाएगा? यह क्या बकवास है? दोस्त का दोस्त? अमित ने मन ही मन तिरस्कार महसूस किया। मैं कोशिश करूंगा, मेरा दोस्त उसके साथ अच्छे संबंध रखता है। लेकिन तुम ये सब करोगे कैसे? वीर राणा ने पूछा। निश्चित रूप से युद्ध कला सभा में शामिल होकर और मेरी तरफ से लड़कर। अमित मुस्कुराया। वीर राणा ने सिर हिलाया। उसके चेहरे के भाव अब थोड़े नर्म हो गए थे। इस बार वह इस आदमी से अच्छी खासी वसूली करेगा। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और अपने दोस्तों को कॉल करना शुरू कर दिया। भले ही उसका समय अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन पैसों के दम पर वह अभी भी किसी को काम पर रख सकता था। कुछ ही देर बाद वीर राणा ने सिर उठाया और कहा, वह मान गया है, लेकिन उसे युद्ध कला सभा में एक जगह चाहिए। एक जगह? अमित ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कहा, मेरे पास खुद के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। यह उसकी शर्त है। वह उस जगह से सिर्फ एक ही चीज लेगा, बाकी सब तुम रख सकते हो। वीर राणा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अभी रोहित वर्मा को फोन करता हूँ। अमित खुश दिख रहा था और उसने रोहित को फोन करने के लिए अपना मोबाइल निकाला।
रुको, उसे लड़ने के लिए कहो और उसके पास मौजूद 3 जगहें वापस ले लो, वीर राणा ने ठंडे स्वर में कहा। अमित थोड़ा चौंक गया और बोला, बिल्कुल। रोहित वर्मा ने अभी अभी अपना खाना खत्म किया था और अपनी 2 सीनियर बहनों और आदित्य शर्मा के साथ बाहर निकला था। उसने अभी तक जयनगर को ठीक से नहीं देखा था। अमित चतुर्वेदी का फोन आने पर रोहित के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अमित चतुर्वेदी, चूंकि तुम मुकाबले के लिए मान गए हो, तो क्यों ना हम इसे सीधा रखें और एक ही लड़ाई में हार जीत का फैसला कर लें। क्या तुम में हिम्मत है? अमित ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, रोहित ने सहजता से कहा। अमित ने फिर कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह लड़ना गलत है? ये 5 जगहें जयनगर युद्ध कला सभा की हैं। तुम क्या चाहते हो? रोहित ने अपनी भौहें सिकुड़ी। मेरा दांव ये 5 जगहें हैं। तुम्हारा दांव, जाहिर है, वे जगहें हैं जो तुम्हारे पास हैं, अमित ने शांति से कहा। अब तुम आगे ये कहोगे कि मेरी 3 जगहें तुम्हारी 5 जगहों के बराबर नहीं हैं, इसलिए मुझे कुछ और भी दांव पर लगाना होगा। रोहित ने तंज कसा। अमित थोड़ी देर रुका और बोला, सही कहा, तुम्हें और चिप्स जोड़ने होंगे। रोहित ने उपहास किया, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ खराबी है? क्या ये 5 जगहें तुम्हारी हैं? केंद्र सरकार ने इन्हें पूरे जयनगर को दिया है, सिर्फ तुम्हारे जयनगर को नहीं। दूसरे शब्दों में, तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम क्यों चाहते हो कि मैं अपनी 3 जगहें दांव पर लगाऊं? अमित, रोहित की बात में दम था। रोहित ने जो कहा वह सच था। सरकार ने ये 5 सीटें जयनगर युद्ध कला सभा को दी थीं, न कि उसे व्यक्तिगत रूप से। जयनगर युद्ध कला सभा भी इसी क्षेत्र का हिस्सा थी। दोनों सभाओं के बीच निष्पक्ष मुकाबला होना चाहिए था। अगर इसे आधा आधा भी बांटा जाता तो भी बराबर का हिस्सा होता। उसने 5 सीटों को अपने दांव के रूप में कैसे पेश कर दिया? अब तुम्हें दांव बढ़ाना चाहिए। वैसे अर्जुन देव की चोट कैसी है? मैंने उसकी जान बख्श दी, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, रोहित ने बेपरवाही से कहा। अमित का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रोहित ने व्यंग्य किया, अगर तुम्हारे पास 500 उच्च श्रेणी के 5वें स्तर के तारा पत्थर नहीं हैं तो मुझसे बात मत करो। तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो। अमित इतना नाराज हुआ कि उसे लगभग हंसी आ गई। 500 उच्च श्रेणी के 5वें स्तर के तारा पत्थर। चतुर्वेदी परिवार इसे वहन तो कर सकता था, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी सालों की बचत लगभग खत्म हो जाएगी। रोहित वर्मा, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम लड़ने की हिम्मत नहीं रखते तो तुम्हें उन 5 में से ज़्यादा 2 जगहें ही मिल सकती हैं। ठीक है, 2 ही सही। क्या तुम बिना किसी दांव के मेरे साथ जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ना चाहते हो? तुम, उद्धरण चिन्ह। अमित ने एक गहरी सांस ली और अपने पास खड़े 2 लोगों की ओर देखा। उसने कहा, 500 निम्न श्रेणी के तारा पत्थर तुम्हारी 3 जगहों को खरीदने के लिए काफ़ी हैं। विकृत तारा प्रकाश में कई खजाने थे। रोहित सोच में पड़ गया। खून की एक बूंद 20,000 सार, ऊर्जा और आत्मा के बराबर थी। वह हर बार केवल कुछ ही बूंदें निकाल सकता था, जो 10,000 से कम होती थीं। 500 निम्न श्रेणी के तारा पत्थर 5 लाख सार, ऊर्जा और आत्मा के बराबर होंगे। अगर कोई और खजाना न मिले तो 500 तारा पत्थरों की कीमत उन जगहों से कहीं ज़्यादा होगी। मैं सहमत हूँ। समय और स्थान बताओ, रोहित ने शांति से कहा। परसों सुबह 7 बजे, युद्ध कला स्कूल के प्रशिक्षण मैदान में, अमित ने ठंडे स्वर में कहा। वह चाहता था कि रोहित वर्मा उसी जगह मरे जहां अर्जुन देव घायल हुआ था। रोहित ने फोन काट दिया। 5 लाख सार, ऊर्जा और आत्मा, एक और अंक के साथ वह अपनी 5 युद्ध कलाओं में महारत हासिल कर लेगा। किसका फोन था? काव्या जी ने पूछा। वह अमित चतुर्वेदी था। उसने मुझे परसों युद्ध कला स्कूल में मुकाबले के लिए बुलाया है ताकि फैसला हो सके कि 5 जगहें किसकी होंगी। ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई होगी, रोहित ने बताया। उसने खुद तुमसे संपर्क किया। इसके अलावा अर्जुन देव गंभीर रूप से घायल है। उसने दांव की भी तैयारी कर ली है। उत्तेजना के अलावा उसने जरूर कुछ और भी तैयार कर रखा होगा, काव्या ने चिंता जताते हुए कहा। ईशा आर्य के ठंडे चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए। अगर वह जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने की हिम्मत कर रहा है तो उसके पास जरूर कोई सहारा होगा। चतुर्वेदी परिवार, रोहित ने अपनी भौहें सिकोड़ी। चतुर्वेदी परिवार पर अभी जयनगर पर्वत की नज़र है। उन्हें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। क्या ये वीर राणा हो सकता है? उसने हाँ इसलिए कहा था क्योंकि चतुर्वेदी परिवार पर नज़र रखी जा रही थी। वे कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि वह ये भूल गया था कि वीर राणा शांति प्रदेश से था। क्या वह मदद के लिए किसी को बुला सकता है? चलो पहले किसी से पूछते हैं, काव्या ने कहा। रोहित ने इस बारे में सोचा, फिर जयनगर पर्वत को फ़ोन करने का फैसला किया। 1 घंटे से भी कम समय में जयनगर पर्वत ने जवाब दिया, वीर राणा का शांति प्रदेश में बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है। भले ही उसके पिता तारा लोक के शिखर पर हों, लेकिन उसके कुछ भाई भी हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। वह सबसे कम पसंद किया जाने वाला बेटा है। शुक्रिया,
रोहित ने धन्यवाद दिया और फोन काट दिया। वीर राणा कुछ खास नहीं है, वह बस एक आवारा है। ये जयनगर पर्वत से मिली जानकारी थी। वह लोकप्रिय नहीं था, उसके कुछ बदमाश दोस्त थे लेकिन उनके संबंध भी औसत ही थे। इसके अलावा उसके सभी दोस्त तारा द्वार स्तर के थे, कोई भी तारा लोक स्तर का नहीं था। उसने अपने परिवार को इस बारे में बताने की हिम्मत नहीं की होगी, इसलिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तभी उन दोनों ने राहत महसूस की और कहा, काफ़ी देर हो गई है, क्यों न पहले थोड़ा मनोरंजन कर लिया जाए। बिल्कुल, कहाँ चलें? रोहित ने पूछा। निश्चित रूप से अलकैद सभा में, काव्या ने कहा। जयनगर की सबसे बड़ी खासियत, सबसे स्वादिष्ट खाना और सबसे मज़ेदार जगह अलकैद सभा ही है। ठीक है, जब हम थक जाएंगे तो वहीं खाना खा लेंगे, ईशा आर्य सहमत हुई। व्यापारिक सभा, क्या वहाँ युद्ध कला, हथियार, दवाएं और बाकी चीज़ें नहीं बिकती? रोहित बड़बड़ाया। काव्या ने कहा, अलकैद सभा के एक फ्लोर पर युद्ध कला और हथियार हैं, एक पर दवाएं और आखिरी पर कपड़े। ये पुराने समय के बड़े शॉपिंग मॉल जैसा ही है। रोहित अचानक समझ गया, तो ये बात थी। अलकैद सभा, 7 मंजिलें। वे चारों सीधे तीसरी मंजिल अलकैद मनोरंजन हॉल की ओर गए। यहाँ मनोरंजन पिछली जिंदगी के आर्केड जैसा नहीं था। यहाँ की मशीनें उपहार बक्सों में बदल गई थीं। उन उपहार बक्सों के अंदर दवायाँ, तारा पत्थर या यहाँ तक कि स्थानिक उपकरण भी हो सकते थे। वहाँ शूटिंग मशीनें और विभिन्न कालकोठरी डंजन्स भी थीं। जो कोई भी एक जीवन में उन कालकोठरियों को पार कर लेता, उसे एक रहस्यमयी इनाम मिलता। इनके अलावा वहाँ हर तरह के मनोरंजन थे, जिनमें से कुछ तो रोहित ने अपनी पिछली जिंदगी में भी नहीं देखे थे। दोनों सीनियर बहनों ने अपने टोकन बदले और खेलने के लिए दौड़ पड़ीं। आदित्य शर्मा उसके पास खड़ा था और उसने अपने हाथ फैलाए। लड़कियों को इस तरह की जगहें पसंद आती हैं। सीनियर, क्या आप नहीं जा रहे? रोहित ने पूछा। आदित्य ने आह भरी और कहा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अक्सर यहाँ खेलने आता था, लेकिन जब मुझे कोई इनाम नहीं मिलता था तो मैं बस अपनी भावनाओं को बाहर निकालता था। तो फिर चलो कहीं बैठकर कुछ पीते हैं, रोहित ने कहा। ठीक है, आदित्य ने सिर हिलाया। रोहित ने अपनी दोनों सीनियर बहनों को सूचित किया और आदित्य के साथ पीने चला गया। वहाँ पे पदार्थों की बहुत सी दुकानें थीं और इस मंजिल पर काफ़ी गेम हॉल भी थे। मुझे नहीं पता कि क्या पीना चाहिए। सीनियर यहाँ के बारे में जानते हैं, आप ही तय करें, रोहित ने कहा। आदित्य ने कहा, सबसे अच्छी जेडलाइट चाय है, ये 4थी मंजिल पर मिलती है। चलो चलते हैं। वे दोनों लिफ्ट से 4थी मंजिल पर गए और सीधे अलकैदी हाउस पहुंचे। अंदरूनी हिस्सा प्राचीन शैली में सजाया गया था, जिससे एक प्राचीन आभा का एहसास होता था। हवा में मन तारा प्रकाश भरा हुआ था। प्राचीन लाल लकड़ी की कुर्सियों पर बैठकर उन दोनों ने रेडियंट लाइट चाय का ऑर्डर दिया। अलकैद चाय अलकैद सभा का एक गुप्त नुस्खा है। यह आपकी तार्किक शक्ति को बढ़ाने में मददगार है, आदित्य ने कहा। एक पॉट की कीमत 200 तारा डॉलर है और इसे दोबारा नहीं भरा जा सकता। बुरा नहीं है, रोहित ने सिर हिलाया। अब उसे पैसों की परवाह नहीं थी। जल्द ही लाल चाय का एक पॉट परोसा गया। आदित्य ने उसके लिए एक कप डाला। इसे चख कर देखो। रोहित ने एक घूंट लिया और मिठास ने उसकी स्वाद ग्रंथियों को उत्तेजित कर दिया। चाय एक गर्म धारा में बदल गई और उसके शरीर की तार्किक शक्ति सक्रिय हो गई। दुर्भाग्य से ये केवल कुछ ही क्षणों के लिए सक्रिय रही। पैक। रोहित, जो चाय का आनंद ले रहा था, ने अचानक अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। उसने अपनी आंखें खोलीं, उस भारी हाथ को देखा और फिर एक मोटा चेहरा नजर आया। नील पांडे। नील पांडे का चेहरा उतर गया। मेरा नाम नील पांडे है। तुम अर्जुन देव की तरह क्यों बात कर रहे हो? ये कौन है? आदित्य असमंजस में था। रोहित का दोस्त। क्या आप भी कुछ पीना चाहेंगे? यह मत पियो, मैं तुम्हें अच्छी चाय पिलाने ले चलता हूँ। नील पांडे ने रोहित को ऊपर खींच लिया। चलो प्राइवेट रूम में चलते हैं। रोहित ने अपने कंधे उचकाए और आदित्य के साथ उसके पीछे चल दिया। जब वे प्राइवेट रूम में पहुंचे तो वहां एक वेटर सम्मानपूर्वक खड़ा था। नील पांडे ने अपना हाथ हिलाया। तुम्हें चाय के पॉट के पैसे लेने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो, मैं इनका ख्याल खुद रख लूंगा। जी। वेटर ने सम्मानपूर्वक झुककर विदा ली। नील पांडे, तुम्हारा अलकैद सभा से क्या रिश्ता है? रोहित ने अपनी भौहें सिकुड़ी। नील पांडे अमीर है और अलकैद सभा का मुख्यालय एक बड़े प्रदेश में है। क्या वह अलकैद सभा के मालिक का बेटा है? हम साझेदार हैं। नील पांडे मुस्कुराया। बधाई हो भाई, तुमने प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया और तीनों जगहें जीत लीं। तुम्हारी खबरें वाकई तेज हैं। रोहित हल्के से मुस्कुराया। बैठो और चाय पियो, यह असली अलकैद चाय है। ये तार्किक शक्ति के अलावा आपके शरीर के लिए भी अच्छी है। नील पांडे ने जल्दी से उन दोनों को बुलाया। आदित्य ने रोहित की ओर देखा। जब उसने देखा कि रोहित नहीं हिला तो वह भी वहीं खड़ा रहा। रोहित ने चाय की ओर देखा। वह लाल थी और उसकी खुशबू बहुत तेज थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे चाय पिलाने के लिए इतने मेहरबान नहीं हो सकते? तुम गलत सोच रहे हो।
क्या मेहराली हमेशा तुम्हारे साथ खाना पीना नहीं करती थी? नील ने कहा। उसने मुझे सिर्फ साधारण चाय पिलाई थी, रोहित ने कहा। मेहराली जो चाय लाती थी वह बस साधारण चाय थी। उसे नहीं पता था कि उसकी कीमत कितनी थी, लेकिन वह निश्चित रूप से सस्ती नहीं रही होगी। आदित्य ने जय नगर में इतने सालों तक रहने के बावजूद कभी इसे नहीं चखा था। उसने और नील पांडे ने केवल एक बार साथ काम किया था। रोहित हमेशा उन लोगों के प्रति सतर्क रहता था जो उसे अपने पाले में खींचना चाहते थे। नील पांडे ने लाचारी से मुस्कुराते हुए कहा, रोहित, हम दुश्मन नहीं हैं। तुम इतने सतर्क क्यों हो? ठीक है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैं विकृत तारा प्रकाश भूमि के लिए कुछ जगहें खरीदना चाहता हूँ। नहीं बेचूंगा, रोहित ने तुरंत मना कर दिया। जैसा कि उसे अंदेशा था, वह किसी फायदे की तलाश में था। मना करने की इतनी जल्दी मत करो। तुम कीमत बता सकते हो। 3 जगहों का तुम अकेले क्या करोगे? नील ने कहा। रोहित ने अपने पैर पर पैर चढ़ाया। स्कूल में काफ़ी लोग हैं। मेरी 2 सीनियर बहनें भी हैं। नील पांडे मुस्कुराया। क्या तुम युद्ध कला सभा के साथ मुकाबला नहीं कर रहे हो? अपनी ताकत के साथ? क्या तुम्हें डर है कि तुम वे जगहें हासिल नहीं कर पाओगे? अगर तुम मुकाबला नहीं भी करते तो भी तुम्हें कम से कम 2 और जगहें मिल ही सकती हैं। युद्ध कला सभा में मेरे समेत 6 लोग हैं, रोहित ने शांति से कहा। रोहित, सच कहूं तो मुझे ये जगहें बेचकर तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने युद्ध कला सभा के सभी सदस्यों की जांच की है। तुम्हारे अलावा सबसे मजबूत व्यक्ति अमित चतुर्वेदी केवल तारा सागर के शिखर पर है। नील पांडे ने शांति से कहा, उनकी ताकत के साथ उनके लिए खुद की रक्षा करना भी मुश्किल होगा। वे वहां से क्या अच्छी चीजें हासिल कर पाएंगे? रोहित खामोश रहा। आदित्य ने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। नील पांडे सही कह रहा था। उनकी ताकत को देखते हुए रोहित के अलावा अंदर जाना उनके लिए बहुत खतरनाक होगा। वहां के जाल केवल तारा द्वार के शुरुआती सदस्यों को डरा सकते थे, लेकिन वहां जाने वाले लोगों को नहीं। ये तो तय था कि वहां तारा द्वार के योद्धा हर जगह होंगे और उनकी संख्या काफी ज्यादा होगी। अंदर जाने के बाद वे तुरंत एक साथ नहीं हो पाएंगे। अगर वे किसी और से मिल गए तो क्या होगा? काफी देर बाद रोहित ने कहा, तुम्हारी पहचान के साथ तुम यहाँ की विकृत तारा प्रकाश भूमि में रुचि क्यों रख रहे हो? यह नील पांडे ने आदित्य की ओर देखा। मैं बाहर जाता हूँ। आदित्य खड़ा हो गया। रोहित ने अपना हाथ उठाया। मेरे सीनियर भी युद्ध कला सभा से हैं। छिपाने वाली कोई बात नहीं है। नील ने सिर हिलाया और कहा, क्या तुम्हें पिछली बार का चंद्रमणि मूनस्टोन याद है? क्या विकृत तारा प्रकाश भूमि में चंद्रमणि है? रोहित ने अपनी भौहें चढ़ाईं। नहीं, यहाँ आने से पहले मुझे खबर मिली थी कि विकृत तारा प्रकाश भूमि भयानक रूप से गर्म थी। इस खबर को तुरंत दबा दिया गया और यह बाहर नहीं लीक हुई। नील पांडे ने धीमी आवाज में कहा, अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो तुम्हारा सामना साधारण प्रदेशों के लोगों से नहीं होगा। वह क्या खजाना है? रोहित ने पूछा। मेरे अनुमान के अनुसार ये तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यह एक सूर्यमणि सनस्टोन है जो सूर्य तारा से गिरा है और इसमें सूर्य का सार समाहित है। नील पांडे ने धीमी आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो मैं इसे तुम्हें क्यों दूं? रोहित सोच में पड़ गया। उसे सूर्यमणि या चंद्रमणि की परवाह नहीं थी क्योंकि उसके पास सार, ऊर्जा और आत्मा नहीं थी। दूसरों को इसकी जरूरत थी, लेकिन उसे नहीं। हम एक दूसरे की मदद करेंगे। इस बार हम सूर्यमणि हासिल करने के लिए अपनी क्षमताओं पर भरोसा करेंगे। नील पांडे ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम मुझे 3 से ज्यादा जगहें दे सको तो मैं अपने बड़े भाई की ओर से तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने में कोई समस्या नहीं है। तुम्हारे बड़े भाई का क्या? रोहित ने अपनी भौहें चढ़ाईं। नील पांडे ने गर्व से कहा, मेरा बड़ा भाई नहीं आएगा, लेकिन तुम एक बड़े प्रदेश में जाओगे। जब तक तुम कोई जघन्य अपराध नहीं करते, मेरा बड़ा भाई उसे सुझाने में सक्षम होगा। आदित्य का हाथ कांप गया। बड़े प्रदेश से? अगर यह कोई जघन्य अपराध न हो तो वह उसे सुलझा सकता था। उसने जल्दी से रोहित को एक नज़र दी, इशारा करते हुए कि वह मान जाए। रोहित ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, एक एहसान तारा पत्थर जितना अच्छा कैसे हो सकता है? आदित्य, नील पांडे, उद्धरण चिन्ह, क्या तुम तारा पत्थरों के लिए गिर गए? एहसान तब बहुत काम आते हैं जब दूसरी पार्टी आपकी मदद करना चाहती हो। जब दूसरी पार्टी मदद नहीं करना चाहती तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। अगर नील पांडे सूर्यमणि प्राप्त करने में विफल रहा तो ये कहना मुश्किल था कि वह अभी भी इस एहसान को मानेगा या नहीं। रोहित काफी मजबूत था, लेकिन उसे भरोसा नहीं था कि वह प्रांतीय प्रतिभाओं के समूह से कुछ हासिल कर पाएगा। पहले मुझे ये कहने दो, मैं अमित चतुर्वेदी के साथ लड़ाई के लिए सहमत हो गया हूँ। ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। अगर मैं जीतता हूँ तो 5 जगहें मेरी होंगी, साथ ही 500 निम्न श्रेणी के 5वें स्तर के तारा पत्थर भी। मेरा दांव 3 जगहें हैं। मेरे पास अभी कोई जगह नहीं है। रोहित ने उसे इस बारे में बताया।
नील पांडे मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी ताकत पर भरोसा नहीं है? अमित चतुर्वेदी अर्जुन देव से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। मुझे बताओ, अगर तुम जीते तो तुम मुझे कितनी जगहें दे सकते हो? अगर मैं जीता तो मैं कुछ लोगों को अंदर ले जाऊंगा। मुझे यकीन नहीं है कि मैं कितनी जगहें दे पाऊंगा, रोहित ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें 3 जगहें मिल सकती हैं? नील ने भारी आवाज में पूछा। बिल्कुल, रोहित ने कहा। 5 सीटों में से 6 लोग युद्ध कला सभा से थे। रिया ठाकुर पहले ही शांति प्रदेश जा चुकी थी। बाकी बची 2 सीनियर बहनें आदित्य शर्मा और अमित चतुर्वेदी। रोहित को मिलाकर 5 सीटें थीं। हो सकता है कि वे इस बार विकृत तारा प्रकाश में न जाएं। इसलिए 3 सीटें निश्चित रूप से आवंटित की जाएंगी। नील पांडे के मोटे चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। अच्छा, 3 जगहें, 500 निम्न श्रेणी के 5वें स्तर के तारा पत्थर। मैं 500 दूंगा। रुको, रोहित ने अपना सिर हिलाया और कहा, उन 500 जगहों के अलावा उनकी अपनी जगहें भी हैं। भले ही उन्हें जगहों को बांटना पड़े, उन्हें 3 मिल सकती हैं। नील की मुस्कान जम गई। तुम धोखेबाज, तुम फिर से कीमत बढ़ाना चाहते हो। तो फिर तुम कितना चाहते हो? नील ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए कहा। देखो, बहुत सारी प्रतिभाएं इसे चाहती हैं। क्यों ना हम एक नीलामी आयोजित करें? क्या मैं तुम्हें एक जगह मुफ्त में दे सकता हूँ? रोहित मुस्कुराया और बोला, भले ही मैं बड़े प्रदेशों की प्रतिभाओं को नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उनमें से कुछ से संपर्क कर सकते हो। नील पांडे ने असंतोष जताते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम कीमत बढ़ाना चाहते हो। बकवास मत करो, बस एक नंबर बताओ। जब तक समस्या पैसों से सुलझ सकती थी, उसके लिए यह कोई समस्या नहीं थी। अगर वह सूर्यमणि प्राप्त कर सकता था तो वह कोई भी राशि खर्च करने को तैयार। 126। युद्ध का मैदान, जयनगर। धमाका। जब लिंजी नीचे गिरा और धूल का गुबार उठा, तब जाकर लोग होश में आए। अभी क्या हुआ? क्या रोहित वर्मा को हारना नहीं चाहिए था? रोहित की गुप्त पद्धति तो खत्म हो गई थी, फिर भी वह इतनी जबरदस्त शक्ति कैसे पैदा कर सका? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ज्यादातर दर्शक इस बात को समझ नहीं पाए। रोहित, काव्या जी और बाकी लोगों ने तुरंत उसे घेर लिया। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि रोहित कैसे जीता, बस इस बात की खुशी थी कि वह जीत गया। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी चोट लगी है। रोहित ने अपने शरीर से लगी तलवार निकाली और अमित चतुर्वेदी की ओर मुड़ा। 5 जगहें अब मेरी हैं। अमित का चेहरा काला पड़ गया था, लेकिन उसने अपनी बात से पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। उसने ठंडे स्वर में कहा, लिंजी को ले जाओ। चूंकि लिंजी मर चुका था, उसका शव वापस ले जाना जरूरी था। काव्या ने फुर्ती से उसके शव की तलाशी ली, एक अंगूठी निकाली और रोहित को थमा दी। ये तुम क्या कर रहे हो? वह मर चुका है, तुम उसके शव का अपमान क्यों कर रहे हो? अमित चतुर्वेदी चिल्लाया। ये रोहित की जीत का इनाम है, काव्या ने पलटकर जवाब दिया। और दांव के पैसे कहाँ हैं? 5वें स्तर के निम्न श्रेणी के 500 तारा पत्थर। अमित का चेहरा थोड़ा बदला। मैं उन्हें लाना भूल गया। क्या तुम अपनी बात से मुकरने वाले हो? रोहित ने ठंडे स्वर में कहा। कौन मुकर रहा है? मैं वापस जाकर तुम्हें दे दूंगा, अमित ने असहज होते हुए कहा। जब रोहित कुछ कहने ही वाला था, मू जिनहोंग ने शांति से कहा, अमित चतुर्वेदी, मुझे उम्मीद है कि तुम स्कूल में हुई इस घटना को लेकर कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगे। वह इस अंतिम लड़ाई का पर्यवेक्षक था। अगर अमित मुकरता तो यह उसका अपमान होता। अमित का चेहरा और गहरा हो गया। उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसने दांत पीसते हुए 500 तारा पत्थर निकाले। ये तुम्हारा इनाम है, तुम हार चुके हो, अब ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। रोहित ने हाथ हिलाया, तारा पत्थर लिए और अपनी दोनों सीनियर बहनों के साथ वहां से चला गया। चलो यहाँ से। अमित अपने आदमियों को लेकर मायूसी के साथ निकल गया। भीड़ भी धीरे धीरे छंट गई। नील पांडे ने उस दिशा में देखा जहां रोहित गया था। चाचा विक्रम, अभी क्या हुआ? क्या रोहित की गुप्त पद्धति खत्म नहीं हो गई थी? क्या तुमने उसे पहले लड़ते हुए नहीं देखा? उसे किसी गुप्त पद्धति की जरूरत ही कहाँ है? चाचा विक्रम ने रोहित की सराहना की। नील पांडे का चेहरा उतर गया। सही बात है, ये गुप्त तकनीक आखिर आई कहाँ से? इससे पहले तारा द्वार के शुरुआती चरण में ही रोहित ने उसे पीट दिया था, उसके बेहतरीन सुरक्षा कवच को चकनाचूर कर दिया था और तारा द्वार के शिखर पर मौजूद दानव को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। क्या वह पहले से ही तारा लोक के मध्य चरण के बराबर है? नील पांडे अपनी हैरानी छिपा नहीं सका। हाँ, अगर वह तारा द्वार के शिखर तक पहुंच जाता है तो तारा लोक के मध्य चरण का कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। चाचा विक्रम ने गंभीरता से कहा, लेकिन ये सबसे भयानक बात नहीं है। ये सबसे भयानक नहीं है। नील पांडे थोड़ा असमंजस में था। चाचा, मेरा मजाक मत उड़ाए। सबसे भयानक बात यह है कि वह लिंजी की तलवार की चाल को पहले ही भांप सकता था और उसने अपने महत्वपूर्ण अंगों को बचा लिया। यही कारण है कि वह अंत में जीत गया। चाचा विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वापस चलो और भविष्य में इस छोटे अजूबे से पंगा मत लेना। मैं नहीं लूंगा। नील पांडे का शरीर कांप उठा। एक बड़े प्रदेश में भी ऐसे योद्धा का मिलना मुश्किल था।
रोहित अपने कमरे में वापस आ गया। उसने अस्पताल जाने की जहमत नहीं उठाई। उसे इतनी छोटी चोट की परवाह नहीं थी। उसने सीधे 5 लाख सार, ऊर्जा और आत्मा के अंक निकाले। फिर उसने लिन जी की अंगूठी जांची। 105वें स्तर के मध्यम श्रेणी के तारा पत्थर, कुछ दवाइयां और कपड़े। वह वाकई अमीर था। 2 लाख और अंक। उसने सीधे वज्र अविनाशी दिव्य कला, वज्र डिवाइन आर्ट को पूर्ण कर लिया और रहस्यमयी तारा मंडल कला, टाई ची मिस्टीरियस आर्ट को और बेहतर बनाया। उसकी तारा शक्ति, शारीरिक ताकत, 5 इंद्रियां और बल सब में सुधार हुआ। रोहित वर्मा, तारा द्वार शिखर, तारांकन वज्र अविनाशी दिव्य कला, पूर्ण 6,25,000 बटा 6,25,000। तारांकन रहस्यमयी तारा मंडल कला, पूर्ण 4,69,800 बटा 6,25,000। तारांकन 3 प्रहार, पूर्ण 1 बटा 6,25,000। तारांकन देदीप्यमान सूर्य कला, पूर्ण 1 बटा 6,25,000। तारांकन युलिंग कला, पूर्ण 1 बटा 6,25,000। उन्नयन अपग्रेड के बाद रोहित ने अपनी चोटों को भरने के लिए अपनी रहस्यमयी तारा मंडल कला का अभ्यास किया। 2 घंटे बाद उसकी स्थिति स्थिर हो गई। वह ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। विकृत तारा प्रकाश वाली जगह पर जाने के लिए वह अब तैयार था। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि काव्या और बाकी लोग बाहर पहरा दे रहे थे। मैं ठीक हूँ, मेरी चोटें अब स्थिर हैं, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सब जयनगर पर्वत की गलती है। उसने किस तरह की जानकारी निकाली थी? काव्या नाराज थी। अगर तुम तैयार होते तो तुम्हें इतना जोखिम नहीं उठाना पड़ता। काव्या, तुम कप्तान को दोष क्यों दे रही हो? मेरी ही लापरवाही थी, रोहित ने कहा। वैसे भी अगर मुझे जगह चाहिए थी तो मुझे लड़ना ही था। हालांकि उसे भी थोड़ा बुरा लग रहा था कि जांच ठीक से नहीं हुई थी। रोहित, उपाध्यक्ष मू जिन्होन को लगा कि तुम्हारा हथियार पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने तुम्हें 5वें स्तर की एक उन्नत तलवार भेंट की है। यूबेलिन मुस्कुराया। अरे, इतना अच्छा बर्ताव। रोहित चौंक गया। यूबेलिन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और गर्व से कहा, बिल्कुल, मैं अच्छा हूँ। वह शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन वह मुझसे बनाकर रखना चाहता है। तुमने मेरा नाम रोशन किया है। तुमने तारा लोक के मध्य चरण के योद्धा को मार गिराया। तुम एक जीनियस हो। सरकार से मुझे जो इनाम मिला है वह उसे जलाने के लिए काफ़ी है। एक छोटे से स्कूल के प्रिंसिपल ने ऐसे छात्र को तैयार किया जिसने तारा द्वार के शिखर पर रहते हुए तारा लोक के मंझले योद्धा को मार दिया। यह कोई छोटी बात नहीं थी। रोहित मुस्कुराया ही था कि उसका फ़ोन बज उठा। जयनगर पर्वत का फ़ोन था। उसने कॉल उठाया तो उधर से आवाज़ आई, भाई, मुझे माफ़ कर दो। इस बार मुझसे बड़ी चूक हो गई। क्या कह रहे हैं भाई? मेरी ही लापरवाही थी। लेकिन ये लिन जी कौन था? वह अमित चतुर्वेदी की तरफ से क्यों लड़ा? जयनगर पर्वत ने जवाब दिया, मैंने अभी पता लगाया है। लिन जी का आना महज एक इत्तेफाक था। बड़े प्रदेश का कोई व्यक्ति उसके साथ था और वीर राणा ने अपने दोस्त के जरिए लिन जी से संपर्क किया था। उद्धरण चिन्ह। शुरुआत में लिन जी नहीं आना चाहता था, लेकिन बड़े प्रदेश के उस व्यक्ति के सुझाव पर वह मान गया। अमित चतुर्वेदी ने एक जगह स्लॉट के लिए 105वें स्तर के मध्यम श्रेणी के तारा पत्थर चुकाए थे। चूंकि बड़े प्रदेश के उस व्यक्ति ने खबर छिपा दी थी, इसलिए जयनगर पर्वत को पता नहीं चल पाया। ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं अब ठीक हूँ। भाई, इसे दिल पर मत लो, रोहित ने कहा। उसका मन अब शांत था। अगर कोई बड़ी शक्ति जानकारी छिपा रही हो तो जयनगर पर्वत जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते थे। इस बार विकृत तारा प्रकाश भूमि, ट्विस्टेड स्टारलाइट लैंड वाकई में दिलचस्प होने वाली थी। कोटा और व्यापार। अगली सुबह रोहित जल्दी उठ गया। यूबेलिन फिर आया। वह विकृत तारा प्रकाश भूमि की यात्रा का प्रभारी था। उसके साथ कुछ अजनबी लोग थे। कोटा आ गया है। कुछ लोग तुमसे व्यापार करना चाहते हैं। रोहित ने अपनी भौहें सिकुड़ी। व्यापार? कौन है ये? मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता, पर वे बहुत शक्तिशाली हैं। उनके व्यवहार से लगता है कि वे जयनगर के नहीं हैं, यूबेलिन ने बताया। रोहित उनके पास गया। कमरे में 6 लोग सोफे पर बैठे थे और 3 उनके पास खड़े थे। वहां केंद्र सरकार के प्रतिनिधि जयनगर सागर जियंगहेबो भी मौजूद थे, जो रोहित को उसका आधिकारिक कोटा देने आए थे। बाकी 5 अमीर घरों के युवक लग रहे थे। हम तुमसे कोटा खरीदना चाहते हैं। रोहित ने सबको देखा और शांति से कहा, मुझे माफ़ करें, मैं ये कोटा नहीं बेचना चाहता। प्रतिनिधि सागर ने आह भरते हुए कहा, रोहित, हाल ही में विकृत तारा प्रकाश भूमि शांत नहीं है। वहाँ खतरा हो सकता है। प्रभारी होने के नाते मुझे अंदर जाना होगा, लेकिन सरकार ने सीमित कोटा ही दिया है। क्या तुम मुझे एक जगह दे सकते हो? बाकी 5 ने भी एक एक जगह की मांग की। रोहित उलझन में था। मेरे पास खुद के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। यूबेलिन ने बीच में पड़ते हुए कहा, मैंने सबसे पूछ लिया है। काव्या और बाकी लोग नहीं जाना चाहते। वे इसे तुम्हारे लिए खतरा मानते हैं। तुम इन जगहों का खुद फैसला कर सकते हो। रोहित ने अपनी सीनियर बहनों और दोस्तों को मैसेज किया। सबने एक ही जवाब दिया, हम जाकर तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहते।
सागर ने उम्मीद भरी नज़रों से देखा। रोहित ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैंने पहले ही 3 जगहें नील पांडे को बेच दी हैं। अब मेरे पास 5 बची हैं। उसने फैसला किया कि वह 4 जगहें बेचेगा, लेकिन केवल तारा पत्थरों के बदले। नीलामी शुरू हुई। पहली जगह 800 उच्च श्रेणी के 5वें स्तर के तारा पत्थर। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे मिलेगी। रुको, नील पांडे को तो तुमने बहुत सस्ता दिया था, एक युवक चिल्लाया। रोहित ने मन ही मन खुद को कोसा। नील पांडे ने उसे चूना लगाया था। अंत में कीमतें आसमान छूने लगीं। तारांकन पहली जगह 1150 मध्यम श्रेणी के तारा पत्थर। तारांकन दूसरी जगह 1140। तारांकन तीसरी जगह 1130। तारांकन चौथी जगह 1125। सारा भुगतान मौके पर हुआ। रोहित ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। जाते समय लोहित लुओयंचन नामक एक युवक ने उसे चेतावनी दी, लिंजी का परिवार उसकी मौत का बदला जरूर लेगा, सावधान रहना। रोहित बस मुस्कुरा दिया। अब उसके पास ढेर सारे तारा पत्थर थे। वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तैयार था। तारा लोक में प्रवेश, द हिडन स्टार रेल्म। रोहित ने दरवाजा बंद किया और अपनी कमाई गिनी। 90,90,000 सार, ऊर्जा और आत्मा। उसने बिना देर किए खुद को अपग्रेड किया। उसके शरीर की शक्ति हिंसक रूप से बढ़ गई। तारा द्वार स्टारगेट अब आधा आभासी और आधा वास्तविक हो गया था। उसके दांतियान डैंशंट में 5 तारा द्वार खड़े थे। उसका रक्त, आत्मा और शक्ति सब उनमें समाहित हो गए। रोहित वर्मा, तारा लोक शुरुआती चरण, अर्ली हिडन स्टार रेल्म। उसने अपनी खेती जारी रखी और देखते ही देखते वह तारा लोक के अंतिम चरण, लेट हिडन स्टार रेल्म तक पहुंच गया। 90 लाख अंक, सब खत्म हो गए। रोहित का दिल बैठ गया। उसे नील पांडे से और वसूली करनी होगी। अगली सुबह जयनगर सागर सबको लेकर विकृत तारा प्रकाश भूमि की ओर निकले। विकृत तारा प्रकाश भूमि, ट्विस्टेड स्टारलाइट लैंड। वे चट्टानों से भरे एक इलाके में पहुंचे। सामने का स्थान ऐसा लग रहा था जैसे मुड़ा हुआ हो। अंतरिक्ष आपस में उलझा हुआ था। कोटा जेड पेंडेंट्स सैनिकों को सौंपने के बाद वे सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस विकृत स्थान में घुस गए। अंदर कदम रखते ही रोहित को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। ये बहुत संकरी जगह थी। रोहित ने अपनी सुरक्षा के लिए खुद को समूह से अलग कर लिया। वह अकेले खोजबीन करना चाहता था। एक स्थान पर उसे एक तारा दानव मिला जिसे उसने चुटकी बजाते ही खत्म कर दिया। फिर उसे एक मलबे के नीचे से कुछ महसूस हुआ। जैसे ही उसने पत्थर हटाए, एक भयानक तलवार की गूंज, स्वॉर्ड चाइम, पूरे स्थान में गूंज उठी। वहां एक हथेली के आकार का तलवार का सिरा, स्वॉर्ड टिप, पड़ा था। वह इतना शक्तिशाली था कि रोहित की बेहतरीन रक्षा को भी चुनौती दे रहा था। चंद्रमणि जैसी आभा। रोहित ने उसे अपने तारा मंडल चित्र में सुरक्षित रख लिया। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दीं। भाई, मैंने सिर्फ 1125 पत्थरों में जगह खरीदी। उस गंवार रोहित वर्मा को पता भी नहीं है कि शांति प्रदेश में इसकी कीमत 1000 उच्च श्रेणी के पत्थरों तक पहुंच चुकी है। रोहित ने मन ही मन सोचा, क्या मैं फिर से लुट गया? तभी 3 लोग उसके सामने आए, 2 युवक और एक बुजुर्ग। उन्होंने रोहित पर हमला कर दिया। रोहित ने अपनी 3 चौंकाने वाली कृपाण 3 स्टार्टलिंग ब्लेड्स का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही उन तीनों को ढेर कर दिया। उनसे मिली लूट से उसने अपनी वज्र दिव्यकला को पूर्णता, फुल मास्टरी तक पहुंचाया। रोहित वर्मा, तारा लोक शिखर, पीक, हिडन स्टार रेल्म। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे एक स्थान पर भयानक गर्मी महसूस हुई। वहां हवा में सुनहरे खून की एक बूंद तैर रही थी। यह क्या है? अचानक एक और खून की बूंद वहां आए और दोनों मिल गईं। तापमान 2 गुना हो गया। रोहित ने महसूस किया कि यह सूर्य की शक्ति, पावर ऑफ द सन थी। क्या ये किसी बड़े युद्ध का अवशेष है?